जब दिव्या की आंखें खुली तो उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। उसे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें फिर से मूंद ली। जब उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि उसने तो नींद की गोलियां खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच कैसे गई और यहाँ अस्पताल में कैसे आ गई। तभी किसी की पदचाप से उसकी तंद्रा भंग हुई। उसके सामने डॉक्टर रंजना खड़ी थी। अब कैसी हो दिव्या तुम? वे उसका चेकअप करते हुए उससे पूछ बैठी। ठीक हूँ डॉक्टर, दिव्या ने धीमे स्वर में बोली। फिर डॉक्टर रंजना सामने खड़ी नर्स को कुछ हिदायतें देकर वहां से चली गई, लेकिन दिव्या न चाहते हुए भी अतीत के सागर में गोते खाने लगी और रोहन को याद करके फूट फूट कर रो पड़ी। थोड़ी देर रो लेने के बाद उसका जी हल्का हुआ और वह न चाहते हुए भी फिर से यादों के मकर जाल में उलझ कर रह गई। फिर उसे अपने कॉलेज के मस्ती भरे दिन याद आने लगे, जब वह और उसके दो दोस्त रोहन और कपिल कॉलेज में मस्ती करते थे। रोहन मध्यम वर्गीय परिवार का सुंदर नौजवान था और कपिल रईस परिवार का गोल मटोल युवक था। मुझसे शादी करोगी तो मुनाफे में रहोगी, कपिल अक्सर दिव्या को यह कहते हुए छेड़ता। मैं गोलू हूं तो क्या हुआ दिव्या, पर देख लेना, जिस दिन तूने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी उस दिन से मेरी डाइटिंग चालू हो जाएगी और मैं भी स्मार्ट बनकर तुझे दिखा दूंगा। यह मुंह और मसूर की दाल, दिव्या कपिल का मजाक उड़ाते हुए कहती। मैं अर्धांगिनी बनूंगी तो सिर्फ रोहन की, क्योंकि मेरे मन में तो उसी की तस्वीर बनी हुई है। फिर मजाक मजाक में सभी जोर से हंस देते। पर कॉलेज खत्म होने के बाद दिव्या और रोहन अपने रिश्ते को लेकर काफी संजीदा हो उठे थे, लेकिन शादी से पहले जरूरी था कि रोहन अपने पैरों पर खड़ा हो जाए ताकि वह दिव्या का हाथ मांग सके। वैसे रोहन आगे बढ़ने के लिए हाथ पांव तो मार रहा था, पर उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। सरकारी जॉब पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना बहुत जरूरी था। अब 3 बहनों के इकलौते भाई के पास इतनी जमा पूंजी तो थी नहीं कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी कोचिंग ले पाता। वैसे उसके पापा अपने स्तर पर उसकी मदद को तो तत्पर रहते थे, पर बढ़ती महंगाई ने उनके भी हाथ बांध रखे थे। तब ऐसे में दिव्या ने ही रोहन की मदद का बीड़ा उठा लिया था। वैसे तो दिव्या भी आगे पढ़ना चाहती थी और आगे बढ़ना चाहती थी, पर रोहन की मदद के बाद इतना नहीं बच पाता था कि वह खुद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। फिर उसने खुद से समझौता कर लिया था और अपना कैरियर दांव पर लगाते हुए रोहन की सहायता करना उसने अपना लक्ष्य बना लिया था। तुमसे यूं हर वक्त पैसे लेना अखरता है मुझे, पर क्या करूं, विवश हूं, रोहन अक्सर उसे भरे मन से कहता। तुम में और मुझ में कुछ फर्क है क्या? फिर वह उसकी गले में बांह डालती हुई दिव्या कहती, जब अपना सारा जीवन ही तुम्हारे नाम कर दिया है तो अपने और पराये का फर्क बचा ही कहाँ है रोहन। फिर धीरे धीरे समय का पहिया घूमा। इधर संघर्षरत रोहन को सफलता मिली तो उधर कपिल अपने पापा के बिजनेस में सेटल हो गया। जब रोहन को पुणे की एक जानी मानी कंपनी में जॉब मिली तब सबसे ज्यादा खुश दिव्या ही थी, जिसने इस दिन के लिए न जाने कितने पापड़ बेले थे। उसने न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि हर तरह से रोहन की मदद की थी। जब रोहन पढ़ता तो वह सारी रात जागकर उसके हौसले बढ़ाती। वह हमेशा अपने रोहन की सफलता की कामना करती थी, इसलिए उसे जैसे ही पता चला कि रोहन की जॉब लग गई है वह बहुत खुश हो गई। रोहन को सामने देख खुशी के अतिरेक में मानो उसके तो होठ ही सिल गए थे और आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। पगली, अब तो तेरे खुश होने का समय है, रोहन शरारती अंदाज में बोला तो दिव्या शर्म से पानी हो गई। तब उसने आत्मसमर्पण सा कर दिया था। उसने अपना सिर उसके कंधे से टिका दिया। जिस दिन रोहन पुणे के लिए गया उस दिन भी कमोबेश उसी की यही स्थिति थी। अपनी मम्मी से कहकर उसने रोहन के लिए नमकीन, अचार, हलवा और न जाने क्या क्या पैक करवा डाला था। अरे कम से कम यह तो बता कि इतना सब कुछ किसके लिए पैक करवा रही है? दिव्या की माँ सामान पैक करते वक्त लगातार उससे पूछती रही, पर वह जवाब में मंद मंद मुस्कुराती रही। रोहन, यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए है, अगर दोस्तों में बांटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिव्या खाने के सामान से भरा बैग रोहन को थमाते हुए बोली थी। रोहन बोला, जाने मन, तुम फिक्र न करो, यह बंदा ही सिर्फ इस सामान को खाएगा। फिर रोहन ने वह बैग दिव्या से लेकर अपने सामान के साथ रख लिया। मम्मी पापा से मिलने कब आओगे रोहन? लाख चाहते हुए भी दिव्या अपनी अधीरता उससे छिपा नहीं पाई थी।
रोहन बोला, पगली, पहले वहां जाकर सेटल तो होने दे मुझे, बस फिर तुरंत आकर तुझे तेरे परिवार से मांग लूंगा। फिर उसने आगे बढ़कर उसे माथा चूमते हुए कहा, बस यह समझ ले कि मेरा तन पुणे जा रहा है, मन तो तेरे पास ही है, उसकी हिफाजत करना। फिर ट्रेन चली गई और रोहन भी। तब वह न जाने कितनी देर स्टेशन पर खड़ी रह गई थी, जब तक ट्रेन उसकी आंखों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गई थी। अब तो उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। इधर वह रोहन की दुल्हन का सपना अपनी आंखों में संजोए उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तो उधर रोहन अब उससे कन्नी काटने लगा था। धीरे धीरे बढ़ रही उसकी बेरुखी दिव्या को तोड़ने लगी थी। पुणे जाकर सारी बात जानने का मन बनाया दिव्या ने, पर उसके जाने से पहले ही उसे माही मिल गई थी, जिसका चचेरा भाई संयोगवश रोहन की कंपनी में ही काम करता था। अरे यार, तू जिस लड़के के साथ शादी कर सेटल होने का मन बना रही है वह तो दगाबाज निकला। रोहन तो अब अपनी कंपनी के सीईओ की बेटी से इश्क फरमाने में लगा है। आखिर अपने परिवार की गरीबी दूर करने का इससे बढ़िया विकल्प क्या होगा। फिर माही तो चली गई, लेकिन दिव्या, वह तो मानो दुख के सागर में डूबती चली गई। जिस पेड़ की शाखा के सहारे वह इस जिंदगी के सागर को पार लगाने की आस में थी, वह शाखा इतनी कच्ची होगी इसका उसे अंदाजा ही नहीं था। माही ने उसे सब कुछ बता दिया था। वह क्या करे, इसी उहापोह में करीब 1 महीना गुजर गया। इस बीच न तो उसने रोहन से बात की और न ही रोहन का कोई फोन आया। तब फिर एक दिन जब वह अपने दिल से हार गई, तब उसने रोहन को फोन लगाया। हेलो रोहन, कैसे हो? रोहन ने कहा, ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ रोहन। अच्छा रोहन, तुम दिल्ली कब आ रहे हो? दिव्या न चाहते हुए भी उससे पूछ बैठी। अभी तो फिलहाल दिल्ली आने का कोई प्रोग्राम नहीं है दिव्या, क्योंकि मैं तो अपना सारा परिवार यहाँ पुणे में शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ। इतना कहकर रोहन ने फोन काट दिया। रोहन ने तो उससे 2 टुक बात कर अपनी जिम्मेदारी से अपने प्यार से मुंह मोड़ लिया, लेकिन खाली हाथ रह गई तो सिर्फ दिव्या। वह बहुत कोशिश करती थी रोहन को भूलने की, पर उसका दिल हर समय उसकी याद में ही धड़कता रहता था। सच, कितनी आसानी से रोहन ने उसे कह दिया कि वह अपना पूरा परिवार पुणे शिफ्ट करने की सोच रहा है, जबकि वह यह बात अच्छे से जानता है कि वह भी तो परिवार की ही हिस्सा थी। रोहन के परिवार में शामिल होने के लिए ही तो दिव्या ने इतने सारे यत्न किए थे, यहाँ तक कि अपना कैरियर भी दांव पर लगा दिया था। पर बदले में उसे क्या मिला? वह फोन पर उससे यह सब कहना चाहती थी, पर चाहकर भी उसे फोन नहीं मिला पाई। रोहन जैसा मौका परस्त इंसान अब उसकी नफरत के काबिल भी नहीं था। रोहन की बेवफाई ने दिव्या को भीतर तक तोड़ दिया था। तब उसने खुद को आगे की पढ़ाई में झोंक दिया। हर समय हंसने खिलखिलाने वाली दिव्या चुप्पी के खोल में सिमट कर रह गई। उसकी यह खामोशी उसके मम्मी पापा के लिए भी कम दुखदाई नहीं थी, पर मौके की नजाकत को देखते हुए वे चुप रहते थे। अपने दुख को दबाना जब दिव्या के लिए असहनीय हो गया, तब उसने एक दिन नींद की ढेर सारी गोलियां खाकर अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन शायद अभी उसे और जीना था, इसलिए वह बच गई। बेटी, कैसी है तू अब? माँ की प्यार भरी आवाज़ सुनकर दिव्या की तंद्रा भंग हो गई और वह अतीत से वर्तमान में लौट आई। जब माँ का आत्मीयता भरा स्पर्श उसे अपने माथे पर महसूस हुआ तो वह सिसक पड़ी। मेरी बेटी इतनी कमजोर निकलेगी? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। माँ के स्वर में तरप का पुट था। माँ की यह बात दिव्या को चुभ गई। अब उसने रोते रोते सारी बात अपनी माँ को बता दी। सब कुछ जानने के बाद उसकी माँ का भी दिल भर आया। फिर वे प्यार से दिव्या को समझाते हुए बोली, मैं मानती हूँ दिव्या कि जो कुछ भी तेरे साथ हुआ वह गलत था, पर बेटी, किसी मौका परस्त इंसान के लिए अपना जीवन समाप्त करना भी तो समझदारी नहीं है। तुझे तो यह सोचना चाहिए कि तू ऐसे खुदगर्ज इंसान से बच गई जो सिर्फ अपने को ही महत्व देता है। माँ की प्यार भरी बातों ने दिव्या के रिश्ते घाव पर मरहम का काम किया। फिर वह हल्के मन के से सामने रखा सूप पीने लगी। तभी अचानक माँ उससे बोली, बेटा एक बात कहूँ? हाँ कहो ना माँ, दिव्या बोली। देख बेटी, पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने में ही समझदारी है। इससे पुरानी बातों का दंश कम हो जाता है। वह तो ठीक है माँ, पर अब परवर कुछ नहीं। बस यह समझ ले कि एक बार तूने सूरत के आधार पर अपने जीवन का फैसला लिया था। अब तू सीरत को आधार बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ जा।
लेकिन माँ, आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं समझी नहीं। दिव्या सूप को खाली कप अपनी माँ को थमाते हुए बोली। अरे, मैं तो उसी कपिल की बात कर रही हूँ जिसे तू गोलू कहकर छेड़ती थी। माँ फिर से संजीदा हो उठी। पता है, जब मैंने तुझे बेहोश देखा तब मैं समझ नहीं पाई थी कि क्या करूँ। पहले तेरे पापा को फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। तब मैंने परेशान होकर तेरे एक दो दोस्तों को फ़ोन लगाया। वे सभी पुलिस केस के डर से कन्ने काट गए। फिर मैंने गोलू को फ़ोन लगाया। मेरे फ़ोन करते ही वह तुरंत मेरे पास पहुंच गया। उसने उस समय न सिर्फ तुझे संभाला बल्कि मुझे भी हिम्मत दी। अब बता, जो इंसान तेरी बेरुखी के बावजूद सिर्फ इंसानियत के नाते तेरी मदद को आगे आया, वह इंसान तारीफ के काबिल है या नहीं? दिव्या बोली। पर माँ, अब तो शादी के नाम से ही नफरत हो गई है मुझे। इतना कहते कहते दिव्या फिर से रो पड़ी। बेटा, धोखा रोहन ने दिया है तो उसकी करने की सजा तू क्यों भुगते? किसी और की गलती का पश्चाताप तू क्यों करे? माँ के स्वर में चिंता का पुट था। फिर न जाने उसके मन में अचानक क्या आया। उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। उसकी हाँ सुनते ही गोलू और उसकी माँ अस्पताल जा पहुँचे। देख लेना बेटा, मैं दुनिया की हर खुशी दूंगी तुझे, बस तू जल्दी से ठीक हो जा। तुझे ही अपने कमरे का सारा डेकोरेशन करना होगा। गोलू की माँ उस दिव्या का माथा चूमते हुए बोली। फिर वह और उसकी माँ कमरे से बाहर चली गई। उन दोनों के जाने के बाद कपिल दिव्या से मिलने कमरे में आया। मैं तो मर मिटा हूँ तेरी यहाँ पर। मैंने तो पहली नज़र में ही तुझे अपना दिल दे दिया था, लेकिन वहाँ तो चल छोड़ उन बेकार की बातों को। पर अब जब हम दोनों ने एक होने का फैसला कर लिया है तो आज से तेरे सारे गम मेरे और मेरी सारी खुशियाँ तेरी। मोटू दिव्या का हाथ थामते हुए बोला। गोलू की इस अदा पर दिव्या फिदा हो गई। अब उसे अपनी माँ की कही बातों का अर्थ समझ में आने लगा था। सच, कितना फर्क है रोहन और कपिल की सोच में। एक वह निर्मोही रोहन है जो अपनी मौका परस्ती के कारण उसे लगभग भूल ही गया, और दूसरी तरफ कपिल है जो उसका झुकाव रोहन की तरफ होते हुए भी उसे अपना बनाने को तैयार है। सच में कपिल महान है जो इतना कुछ होने के बावजूद उससे सच्चा प्यार करता है। बस कपिल की यही जिंदादिली दिव्या को भा गई। उसका वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रहेगा उसके साथ, इसकी उम्मीद अब दिव्या के अंदर जाग चुकी थी। फिर अचानक ही कपिल उससे बोला, थोड़े दिन बाद होली है, तुझे हमारे घर आना होगा मेरे साथ होली खेलने। कपिल उसे दोबारा बेड पर लिटाते हुए बोला। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊँगी। दिव्या ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। यह हुई ना बात, तो तू रंगेगी ना मेरे प्यार के रंग में? हाँ हाँ मेरे मोटू। दिव्या के इतना कहते ही झट से मोटू ने एक प्यार भरा चुम्बन दिव्या के गाल पर अंकित किया और फिर शर्माकर बाहर निकल गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।